अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करेंगे बेसिकली 3 मामलात के हवाले से। पहला जो हमारे पास मुद्दा होगा, मैटर होगा, दैट विल बी ऑन गज़ा। यूएन ने एक रिसेंटली गज़ा पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की और क्या सजेशंस दी गई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। द सेकंड जो हमारा मैटर होगा वो होगा इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया और इसराइल जो हैं, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, डिस्पाइट के ये 2017 से ही आपस में अंडर द टेबल ये अपना बिज़नेस चला रहे थे और ये एक्सपोज किया है इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो तीसरा हमारे पास मुद्दा होगा जिस पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान में जो वीट क्राइसिस है। इस टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वीट क्राइसिस पाकिस्तान में चल भी रहा है या ये सिर्फ एक मैन मेड एक आप कह सकते हैं डिज़ास्टर है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर क्यों किसान इस तरह कर रहे हैं। तो गज़ा के हवाले से अगर बात करें तो गज़ा में जो आप कह सकते हैं ये गज़ा छोटा सा, इसराइल जिसको तबाह करना चाहता है लेकिन तबाह हो नहीं रहा है। इसराइल तो मैं वैसे नाम के लिए कह रहा हूँ, साथ साथ यूएस, यूके और फ्रांस, जर्मनी, ये सारे ममालिक जो है ना, ये अपने गुनाह छुपाने के लिए इसराइल को इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो इसराइल जो है वो इस छोटी सी पट्टी को तबाह करना चाहता है, पिछले 6 महीनों से लगा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। इवन के इसकी यूएन की एक रिपोर्ट आई है अभी 3 मई के दिन, यानी आज जो है ना 3 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप इसको सुन रहे होंगे तब 4 मई को आप ये वीडियो सुन रहे होंगे। 3 मई जो कि प्रेस फ्रीडम डे है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट बनाई है यूएन ने। तो उसमें कहा है जी कि तकरीबन 97 जो जर्नलिस्ट है ना, जो कि न्यूट्रल बंदे होते हैं, उन्हीं को कत्ल कर दिया गया है गज़ा की पट्टी में बाय इसराइली फोर्सेस। तो इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी वहाँ पे चल रही है। टोटल डेथ टोल जो है वो तकरीबन 33,000 से क्रॉस कर चुका है, 33-34,000 के राउंड अबाउट चल रहा है। एंड अब उसमें एक और फाइंडिंग जो है वो ये भी कहा गया है जी कि 72% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, रोड से 72% तमाम का तमाम गज़ा इन्होंने तबाह कर दिए इसराइल की जंग ने। तो ये दिस इज़ समथिंग ह्यूज और इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए $40 बिलियन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो है ना अपना यूएन, इसने एक अच्छा यानी कि दुनिया को दिखाया है कि आखिर इसराइल कौन सी ब्रूटैलिटी कर रहा है इन द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। तो इस हवाले से ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी। जो दूसरा हमारे पास केस आता है ना, दैट कम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। अब ये जो इसराइल है इतने ज़्यादा जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम ममालिक है ना, पर्टिकुलरली अरब कंट्रीज़ और एंड आप कह सकते हैं कॉमनली जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो तो खैर बेशर्मी में डूबे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो रिसेंटली अभी इंडोनेशिया के हवाले से आई है। इंडोनेशिया आपको मिलेगा आपके पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया, सिंगापुर ये है और ये इंडोनेशिया का सारा जो है, यहाँ पे ब्रुनाई ये छोटा सा, ये सारा का सारा हिस्सा ना जो इंडोनेशिया का है, ये भी इंडोनेशिया का सारा है। तो ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बेसिकली। लेकिन अभी रिसेंटली क्या रिपोर्ट आई है, बेसिकली 4 एजेंसीज हैं जिन्होंने एक ना बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट शाया की है। अब इस रिपोर्ट में ये इसराइल है और ये है हमारे पास इंडोनेशिया। अब इस रिपोर्ट में कहा गया जी कि जो इंडोनेशिया और इसराइल थे ना, ये 2017 से ही आपस में ट्रेड कर रहे थे, कॉन्टैक्ट में थे, आपस में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसराइल जो था इनको अपनी स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो बेच रहा था टू इंडोनेशिया। और ये सारा कुछ वारदात जो होती थी ना, ये थ्रू सिंगापुर होती थी, यानी डायरेक्ट इंडोनेशिया में तो इसराइली जो हुकाम है वो तो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फिर इसराइल क्या करता था, अपनी जो चीज़ें हैं ना वो सिंगापुर भेज देता था और सिंगापुर से फिर ये इंडोनेशिया सप्लाई कर दी जाती थी। और ये जो है उनकी रिसेंट गवर्नमेंट है, उनके आने के बाद हुआ, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट जो है ना वो एक डिक्टेटरशिप की हालत में चली गई है आज के जो वहाँ पे है। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे किसी दिन। ये जो एजेंसीज़ है ना, ये बेसिकली एक एजेंसी नहीं है, ये 4 एजेंसीज़ हैं। एक तो एमनेस्टी है, हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसकी एक सिक्योरिटी लैब है, उसने रिवील किया है। फिर हमारे पास दूसरी जो है वो टेम्पो है,
फिर हमारे पास हारेट्स है। और ये जो तीनों लैब्स थी, हारेट्स, टेम्पो एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनको फंडिंग कौन कर रहा था? इनको फंडिंग कर रहा था जो इंडोनेशिया को 2017 से पहले सप्लाई करते थे टेक्नोलॉजी। और ये एक जर्मन एक टेक फर्म थी जिसका नाम था फिन फिशर। ये जो फिन फिशर थी ना, इनको बेसिकली इसने बेसिकली फ़ंड किया है इन 3 एजेंसीज़ को सॉरी। और इसने फिर यानी कि अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए इस चीज़ को एक्सपोज़ किया है। जो इंडोनेशिया ना, वो इसराइल से तल्लुकात बहाल किए हुए। अब ये जो चीज़ है, इसके आने के बाद लेट्स सी व्हाट द रिएक्शंस कम्स फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास न्यूज़ है दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में वीट क्राइसिस तो नहीं चल रहा, लेकिन फार्मर्स भी वीट के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैं आपको मामला समझा देता हूँ सारा क्या मामला है। इस वक्त जो फार्मर्स है ना, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के जो है कैपिटल, उसको ब्लॉक किए हुए हैं। फार्मर्स जो हैं उन्होंने अपनी डिमांड रखी हैं। अब डिमांड बेसिकली है क्या? पहले तो मामला समझते हैं ना, मामला क्या था। तो ये मामला शुरू होता है 2022 के फ्लड्स से। 2022 में आपको पता है फ्लड्स आए थे पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा हैवी। तो उस जो 2022 में ना जब फ्लड आए, तो पाकिस्तान में जो गंदम है, वीट प्रोडक्शन है, वो बड़ी कम हो गई। अब कितनी कम हो गई? पाकिस्तान को वीट की ज़रूरत होती है तकरीबन 30 मिलियन टन की, लेकिन इस साल प्रोड्यूस हुई 26 मिलियन टन। अब ये जो 26 मिलियन टन थी, ये 4 मिलियन का गैप था। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? 2023 में मार्च अप्रैल में क्या किया? उन्होंने गंदम ख़रीद ली। कितनी? 4.5 मिलियन टन, सॉरी 5.6 मिलियन टन तकरीबन। अब ये जो 5.6 मिलियन टन थी ना, ये जो गंदम थी, ये अभी गोदाम में पड़ी हुई थी। और हमारे पास जो कंजम्पशन थी वो 2023 में वो 28 मिलियन टन हुई। यानी कि तकरीबन 2 मिलियन टन के करीब जो गंदम थी ना, वो बच गई गोदामों में। अब आपको पता है जो बच गई है, ये अब 2024 में आके इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ है कि हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो ख़रीदती है। पाकिस्तान में लेट से अगर 28 मिलियन टन गंदम प्रोड्यूस होती है, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5 मिलियन टन के करीब गंदम खरीदेगी टोटल। अब इससे मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है गवर्नमेंट की वीट की। अब ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन में पहले जो गवर्नमेंट ख़रीदती थी 5 मिलियन टन गंदम, अब वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिलियन टन ही ख़रीदेंगे, जो कि हमें कम पड़ रही है गोदामों में। 2 मिलियन टन पहले पड़ी हुई थी, 2 मिलियन और हो गई, तो 4 मिलियन गवर्नमेंट का खाता पूरा हो गया। लेकिन मसला यहाँ पे ये होगा, जो किसान है ना, वो यहाँ पे नाराज़ हो गए। अब उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि 2023 में आपको पता है कि अब जो 2022 में फ्लड्स आए, फिर गंदम के शॉर्टफॉल हुआ, तो गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई। फिर किसानों ने क्या किया? किसानों ने वीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, गंदम बोना शुरू कर दिया, गंदम की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी। अब जब ये गंदम लगाई गई, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि अभी इस साल एक्सपेक्टेड किया जा रहा है तकरीबन 33 बिलियन टन हो जाए। ऊपर से फिर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी 2 मिलियन टन खरीदेगी। अब इससे हो क्या रहा है कि जो किसान है ना, उनको बेसिकली इनसिक्योरिटी हो गई है कि जो मार्केट प्राइस है ना, वो इस दफ़ा बड़ी लो रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 30 मिलियन टन्स के करीब, और जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो 35 मिलियन टन्स के करीब हो गई है। एंड दिस इज़ समथिंग वियर्ड फिनोमेना इन पाकिस्तान के वीट एक्सेस है, फिर भी यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली डिसाइड ये कर रही है कि वो मज़ीद गंदम जो है ना, वो यूक्रेन से ख़रीदेगी। यहाँ पे कुछ इनकी पॉलिसी चल रही हैं। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस हो रही है गंदम, वो ज़्यादा महंगी प्रोड्यूस हो रही है, और पाकिस्तान से जो यूक्रेन से गंदम आएगी वो सस्ती होगी। तो ये 2 फैक्टर्स हैं बेसिकली। एक तो लेस जो परचेज़ है वो, एंड जो सेकंड फैक्टर है वो ये है जी कि हम लोग जो है इंपोर्ट भी करेंगे फ्राम यूक्रेन। अब ये क्यों करेंगे, अब ये तो खैर उनको ही पता है। तो दिस वाज होल केस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात हो, फिर कभी क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।